डियर ट्रेडिज, जैसा कि मैंने पहले ही आदर्शवाद के है ना 3 वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आज ये चौथा वीडियो है ना। और आप टॉपिक आप देख रहे होंगे आदर्शवाद और शिक्षा। तो प्राचीन काल से ही मैं इस पे है ना बिना देर किए आ जाता हूँ। प्राचीन काल से एंशिएंट टाइम से ही शिक्षा विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित होती रही है, परंतु शिक्षा पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है आदर्शवाद का ही पड़ा है ना। प्राचीन काल से ही है ना हम लोग आदर्शवाद, जो जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी फिलोसफर हैं, उनकी हम लोग जो डिफिनेशन है उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो आदर्शवाद विचारधारा ने शिक्षा को है ना अत्यधिक प्रभावित किया है। प्राचीन भारत में शिक्षा आध्यात्मिक थी। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत में शिक्षा आध्यात्मिक थी जो आदर्शवादी विचारधारा को व्यक्त करती है। तो इसमें हम लोग के कुछ जो है ना फिलोसफर हैं वो काफी पॉपुलर हैं, उनका योगदान काफी इसमें है। तो देखिए उसमें क्या नाम है, उनके प्रमुख हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था है ना। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु है ना थे। और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को कौन नहीं जानता है। अरस्तु को लोग एरिस्टोटल भी बोलते हैं। तो इन लोग जो हैं ये है ना वेस्टर्न है, पश्चिमी जगत है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड, ये तीनों फेमस हैं जिनका आदर्शवाद में काफी योगदान है और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने है ना समझाया है, डिफिनेशन दिया है। उसके बाद हम लोग आधुनिक जितने भी हैं सब मॉडर्न, आधुनिक जितने भी हैं सब क्या है, मॉडर्न है, आधुनिक है। तो आधुनिक काल में आदर्शवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले पश्चिमी दार्शनिक में है ना जेंटिले, नाम देख रहे होंगे आप लोग, ये कहाँ के थे, इटली के थे। ये कहाँ के थे, इटली के थे है ना। इटली के जेंटिले हो गए, जर्मनी के पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल और हर्बर्ट थे, अमेरिका के हरमन एच हॉर्न, इंग्लैंड के टीपी नन आदि है ना, तथा भारत के स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख हैं है ना। इन लोग का बहुत योगदान है किस जगत में, शिक्षा जगत में। आदर्शवादियों का यह भी मानना है कि शिक्षा एक चेतना है। डियर टेनिस, शिक्षा क्या है, एक चेतना है ना। यह बौद्धिक प्रक्रिया है जो बालक के प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक है ना प्रगति बनने के लिए उनमें सभी गुणों का विकास करता है। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी बालक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं है ना, उनमें जो भी आत्मानुभूति करने का है ना जो अवसर प्रदान करती है वो क्या, कौन से प्रदान करती है, आदर्शवाद प्रदान करती है। तो इम्पोर्टेंट है शिक्षा जगत के लिए। इनका आप नाम लिख लें है ना, मीन्स आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके हाँ, तो डियर ट्रेनिज आप देख रहे होंगे कि आदर्शवादियों के विचार है ना, आदर्शवादी विचारकों ने शिक्षा के अर्थ को समझाने के लिए कई तरीकों से अपना विचार प्रकट किया है। तो विचार जो प्रकट किया है तो उनमें प्लेटो है ना, इनका तो नाम आना ही है, प्लेटो, अरस्तु, रस्क और पेस्टोलॉजी है ना, इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है ना। देखिए प्लेटो क्या बोलते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय इस प्रशिक्षण से है जो बालकों में उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। आप समझ सकते हैं इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षा से मेरा एक्सप्रेशन, अभिप्राय है ना, यह है कि वो प्रशिक्षण है जो बालकों में एक सुटेबल है ना हैबिट, एप्रोप्रिएट हैबिट का क्या करता है, क्रिएशन करता है, निर्माण करता है। और इसके द्वारा जो सद्गुण, सद्गुण का मतलब अच्छा है ना, अच्छाई की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कितना अच्छा चीज बोले है ना कि शिक्षा एक ऐसा प्रशिक्षण है जो बालकों में एक अच्छी आदत डालती है, एक अच्छी आदत का निर्माण करती है और उसके द्वारा क्या होता है, सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सद्गुण मतलब अच्छा, सद्गुण मीन्स अच्छा गुण, अच्छा गुण, ठीक है। ये किनका है भाई, प्लेटो का है डियर टेनिस। अरस्तु है ना, अरस्तु कितना अच्छा चीज बोलते हैं, सुन लीजिए, स्वस्थ शरीर
में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। पहले से भी आप जानते होंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। अब यदि आपका बॉडी फिट नहीं रहेगा तो क्या स्वस्थ, है ना, आपको कभी पढ़ने में मजा आएगा? तो ही बोले हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या? पहले आपका बॉडी फिट होना चाहिए, उसके बाद आपका माइंड भी सही रहेगा। तो वही उसी का जो निर्माण है, आपका बॉडी फिट है तो सिंपल सी बात है कि जब बॉडी फिट होगा तो जो आपका माइंड होगा वो भी फिट होगा, बिल्कुल एकदम, है ना, स्वस्थ होगा। तो जो निर्माण होगा वही क्या है? आपका शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार रस क्या बोलते हैं, है ना, शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता। फिर से देखिए, है ना, क्या वर्ड आ गया है? पहले से मैं बोल रहा हूं, आध्यात्मिकता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना वर्ड, मतलब स्पिरिचुअलाइजेशन। ओके, तो शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता का क्षेत्र विशाल बन जाता है। सुन लीजिए, शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र क्या बन जाता है? विशाल बन जाता है। और उसके द्वारा जाति के विचार व संस्कृति की सुरक्षा की जाती है। रस्क महोदय ने क्या किया है कि आध्यात्मिकता का क्षेत्र जो है ना पूरा विशाल बना दिया है, और उनके द्वारा जो जाति और विचार जितने भी संस्कृति की सुरक्षा की जाती है ना, और उसे नई परिस्थितियों के ढांचे में ढालकर, है ना, गतिशील बनाया जाता है। यही है, शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता का क्षेत्र क्या बन जाता है? विशाल बन जाता है। और उसके द्वारा जाति के जो आइडियाज है ना, क्या है? आइडियाज है, और उनकी जो संस्कृति की जो सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा की जाती है, प्रिजर्व की जाती है। उससे नई परिस्थितियों में जो नए नए परिस्थिति आते हैं उनके ढांचे में ढालकर गतिशील बनाया जाता है। ओके, पेस्टोलॉजी क्या बोलते हैं? शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। सामंजस्यपूर्ण का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है डियर टेनिस? तालमेल होता है ना। ये क्या बोलते हैं कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का, है ना, स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी एक और बोले हैं इमैनुअल कांट, है ना। इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं कि संसार में सफल होने की योग्यता प्राप्त करना शिक्षा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं? कांट, ध्यान रखिएगा, है ना। संसार में सफल होने की जो योग्यता होती है ना, प्राप्त करना सिर्फ शिक्षा नहीं है, बल्कि मानवता के आदर्श समाज के लिए तैयारी ही शिक्षा है। कितना सशक्त बोले हैं इमैनुअल कांट? संसार में सफल होने की योग्यता प्राप्त ही करना शिक्षा नहीं है कि हम, है ना, सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तो वो सिर्फ शिक्षा नहीं है ना, बल्कि आदमी में, मानवता में आदर्श समाज की तैयारी ही शिक्षा है। मतलब हम लोग मानवता के जो है ना, मानवता का जो आदर्श है समाज के लिए, हम लोग समाज के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनमें जो मानवता की जो तैयारी की जाती है वो इमैनुअल कांट का कहना है। तो उनका भी स्टेटमेंट काफी ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद हम लोग करते हैं फिर नेक्स्ट। तो डियर ट्रेनिंग, आप देख रहे होंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या आ चुका है? आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। अब हम लोग पाठ्यक्रम से इसको क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। बहुत सारे का कहना है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या एक ही होता है। ऐसी बात नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने उसको पहले समझाने की आपको कोशिश किया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। क्या लिखा हुआ डियर ट्रेनिंग? पाठ्यचर्या, है ना, और पाठ्यक्रम। तो देखिए, पाठ्यचर्या है जो पाठ्य और चर्या, सिंपल सी बात है। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्य और चर्या शब्दों से बना है, और पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य। क्या होता है डियर टेनिस? है ना, पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य। पढ़ाने योग्य, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने ही होगा, है ना। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं। पाठ्यचर्या दो शब्दों से बना है, पाठ्य और चर्या। तो पाठ्य क्या हो गया? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पाठ का मतलब हो गया पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, और चर्या का मतलब होता है नियम पूर्वक फॉलो, किस चीज को पढ़ना। चर्या का मतलब हो गया, है ना, नियम पूर्वक पढ़ना। तो आप देख लीजिए, तो पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने पढ़ने या पढ़ाने योग्य।
का मतलब क्या हुआ, पाठ्य हो गया। क्या हो गया, पाठ्य हो गया। और चर्या का मतलब क्या हो गया, नियम पूर्वक पढ़ना। तो अब क्या, पाठ्यचर्या का अर्थ क्या हुआ, पढ़ने या पढ़ाने योग्य, है ना। पढ़ने, देखिए ध्यान से, पढ़ने या पढ़ाने योग्य, है ना। पढ़ने या पढ़ाने योग्य, इसको आप बोल सकते हैं सीखने या सीखने योग्य, ये भी तो बात एक ही है। सीखने या सिखाने योग्य, हमेशा याद रखिएगा, है ना। पाठ्य का मतलब, हम अभी क्या चर्चा कर रहे हैं, पाठ्य का मतलब, है ना, यहां तक आया है। अब हम पूरे पाठ्यचर्या के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पढ़ने या पढ़ाने योग्य, सीखने या सिखाने योग्य क्रियाओं, 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 ठीक है, क्रियाओं अथवा विषय वस्तु का नियम पूर्वक अनुसरण करना, सिंपल सी बात है ना। क्रियाओं अथवा, क्या लिखते हैं, है ना, इस तरीके से, अथवा विषय वस्तु का नियम पूर्वक अनुसरण, विषय वस्तु का नियम पूर्वक अनुसरण, ध्यान दीजिएगा, है ना। लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन आता है ना, कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का क्या डिफरेंस होता है। तो पाठ्यचर्या आप समझ गए हैं, पाठ का मतलब क्या हुआ, पाठ और चर्या को डिवाइड कर देंगे, फिर पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, या पढ़ने या पढ़ाने योग्य, या इसको बोलेंगे सीखने या सिखाने योग्य क्रियाओं। तो इसका क्या हो गया, विषय वस्तु का नियम पूर्वक अनुसरण, है ना, विषय वस्तु का नियम पूर्वक अनुसरण। अब ये जो पाठ्यचर्या है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। अब यही चल रहा है ना, करिकुलम, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, करिकुलम, ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, करिकुलम। हिंदी में भी लिख देता हूं, करिकुलम, है ना। अब सर्च करोगे तो पाठ्यक्रम का भी इंग्लिश करिकुलम ही लिखा है, लेकिन दोनों डिफरेंस है। हाँ, अभी लोग पाठ्यचर्या पे है, पाठ्यचर्या का अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, करिकुलम कहा जाता है। और ये जो करिकुलम शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है और ओरिजिन है, ज्यादातर तो लैटिन से होता है, तो ग्रीक, है ना, ग्रीस से होता है, लेकिन इसका जो है लैटिन भाषा के कर्रे, कर्रे, लैटिन, यहां लिख देता हूं, है ना। कर्रे क्या है, डियर टेडीज, कर्रे सबसे हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ध्यान दीजिएगा। करिकुलम से मैंने चला, करिकुलम कर्रे लैटिन जो है, और कर्रे का मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है, दौड़ का मैदान, है ना। और दौड़ का मैदान सब लोग समझ रहे हैं कि शिक्षा की तुलना दौड़ से की गई है, शिक्षा की तुलना दौड़ से की गई है, और पाठ्यचर्या को दौड़ के मैदान के समान माना गया है। कितना सा चीज है, सोचिए, पाठ्यचर्या से हम लोग कहाँ पहुंच गए, दौड़ के मैदान, है ना, कहाँ पहुंच गए। पाठ्यचर्या से हम लोग कहाँ लिखे थे, पाठ्य और चर्या से बना है। पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग, पढ़ाने योग, लिखने योग, लिखाने योग, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पाठ्यचर्या को क्या किया, बोला कि विषय वस्तु का नियम पूर्वक अनुसरण। यहाँ देख लीजिएगा, विषय वस्तु का नियम, कोई भी आपको विषय वस्तु मिला, सिलेबस में कुछ भी मिला है ना, आदर्शवाद ही हम लोग को मिला है टॉपिक, तो आदर्शवाद को, आदर्शवाद हो गया विषय वस्तु, तो इसको नियम पूर्वक अनुसरण, नियम पूर्वक जो पढ़ना है ना, वही पाठ्यचर्या है। अब पाठ्यचर्या का जो इंग्लिश होता है करिकुलम होता है, और करिकुलम कर्रे, क्या चीज है, कर्रे, है ना, लैटिन वर्ड है जो, और इसका होता है दौड़, कर्रे का मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो क्या क्या कर सकता हूँ, पाठ्यचर्या को दौड़ का मैदान, यहां लिख देता हूं मैं, पाठ्यचर्या इस तरीके से दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान से तुलना करती है। कितना अच्छा मतलब हम लोग को लगा, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको पाठ्यचर्या के बारे में हम लोग समझ गए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से प्लीज।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसी पर हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस तरह एक है ना रनर धावक दौड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसी तरीके से एक विद्यार्थी शिक्षार्थी क्या करता है, पाठ्यचर्या है ना का अनुकरण करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। लेकिन अक्सर लोगों को एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है। डिफरेंस क्या है ना, कि देखिए पाठ्यचर्या क्या होता है ना कि अकॉर्डिंग टू टीचर होता है, वो किस तरीके से टॉपिक को डील करता है, कितने समय में डील करता है, वो पाठ्यचर्या हो गया। और पाठ्यक्रम क्या हो गया डियर ट्रेनीज, कि पाठ्यक्रम ऊपर से बनकर आता है, बोर्ड तैयार करता है। वो सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एनआईएस बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड से एनआईएस बोर्ड है, वो आपका करेगा पाठ्यक्रम करेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी कि पाठ्यचर्या जो है एक विद्यार्थी की तरह है ना। जैसे कोई रनर है ना ग्राउंड में दौड़कर जो अपनी मंजिल प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी भी क्या करेगा, पाठ्यचर्या पढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा और वो सफल हो जाएगा। तो आई थिंक सो आप समझ रहे होंगे। तो जो आदर्शवादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, आदर्शवादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या है, जो भी है ना, पर आदर्शवादी सिद्धांत तथा आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आपको दिख जाएगा, चूंकि आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति माना गया है। ध्यान दीजिएगा, आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या माना गया है, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति बताए थे आप लोग को, है ना। इसीलिए आदर्शवादी यह मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, है ना, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में बालक और उसकी क्रियाओं की तुलना में मानव के विचारों, आदर्शों, शाश्वत मूल्यों, नैतिकता तथा आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। फिर से यहाँ से करेक्ट कर दिया गया, कहाँ आपको, आदर्शवादी में। तो आदर्शवादी का आपको पहले से पता है कि भाई आदर्शवाद में लोग क्या क्या होते हैं, उनके अंदर जो क्या क्या गुण होते हैं, विचार, आदर्श, शाश्वत मूल्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता, है ना, पर अधिक जोर दिया गया है। तो यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो फिर से इसका, है ना, आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग इसे साफ करते हैं, फिर लिखते हैं। ओके, तो डियर ट्रेनीज, आप देख रहे होंगे कि हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को किससे रिलेट कर दिया, आदर्शवाद से। तो देखिए, आदर्शवादी जो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। ऐसा नहीं कि दोनों को एक समझ लेना है, दोनों अलग है। लिखने का मैं लिख रहा हूँ, है ना। में क्या किया गया डियर ट्रेनीज, है ना, भाषा, साहित्य, नीति शास्त्र तथा धर्मशास्त्र को प्रमुख स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, भाषा, साहित्य, नीति शास्त्र तथा धर्म शास्त्र, है ना, तो क्या किया गया है, आपका महत्वपूर्ण माना गया है। तथा जितने भी और जो विषय हैं उनको शांत कर दिया गया है, मतलब उस पर ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया है। एक चीज और, सभी आदर्शवादी विद्वानों के विचारों में, है ना, एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। जितने भी आदर्शवादी विद्वान हैं उनमें जो विचार है ना, उनकी कभी सिमिलरिटी दिखती ही नहीं है, सबका अपना अपना थिंकिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, आदर्श और जो पाठ्यक्रम है ना, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम जो हम लोग का चल रहा है टॉपिक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आदर्शवादियों ने शिक्षा को, पाठ्यक्रम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। कुछ आदर्शवादी विद्वानों के पाठ्यक्रम संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। तो उसमें सबसे पहले किनका नाम है, प्लेटो का। किनका नाम है टेनिस, प्लेटो का। प्लेटो साहब क्या बोलते हैं कि प्लेटो ने मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या माना है, आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा, प्लेटो ने मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या माना है, आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति। और आत्मानुभूति से शब्द क्या बन जाएगा आपका, तो और आत्मानुभूति को पाने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति आवश्यक है। प्लेटो क्या बोलते हैं कि मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, उसको आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति, आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति, है ना, को माना है। और आत्मानुभूति को प्राप्ति करने के लिए किसको किया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति जरूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्या है, आप यहां तक समझ चुके होंगे। तो
तो प्लेटो ने आदर्शवादी पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसको 3 तरीके से प्रस्तावित किया है ना। कितने तरीके से? 3 तरीके से। तो पहला क्या है आपका, बौद्धिक क्रियाएं। प्लेटो के अनुसार, अभी आपका टॉपिक चल रहा है प्लेटो के अनुसार, पहला क्या है, बौद्धिक क्रियाएं। पहला क्या है, बौद्धिक क्रियाएं। दूसरा है सौंदर्यात्मक, हट जाता हूं मैं। दूसरा क्या है, सौंदर्यात्मक। दूसरा क्या है आपका, सौंदर्यात्मक, है ना। और तीसरा है आपका नैतिक क्रियाएं। तीसरा क्या है आपका, नैतिक क्रियाएं। प्लेटो साथ कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले प्लेटो ने पाठ्यक्रम को कैसे किया, अनुभूति किया, इसको पाने के लिए सत्य और संतुलन जरूरी है, ये शाश्वत है ना। और पहला 3 भाग में इसको बांट दिए हैं, बौद्धिक क्रियाएं, दूसरा सौंदर्यात्मक क्रियाएं और तीसरा नैतिक क्रियाएं। तो मैं इसका, है ना, फ्रेश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरा तीनों को एक साथ समझा देता हूँ, है ना। इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर ट्रेनिंग आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग, हाँ एक मैं लेता हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग प्लेटो, किनके बारे में चर्चा चल रही है, प्लेटो ने, है ना, प्लेटो, इसको कभी छोड़ना नहीं है। प्लेटो ने आदर्शवादी पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न प्रकार से प्रस्तावित की है ना। प्लेटो ने आदर्शवादी विचारवादी पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है, रूपरेखा मतलब फ्रेमवर्क, है ना, फ्रेम हो गया आपका। एनसीएफ आपको पढ़ना भी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 आपके भी, है ना, एग्जाम के लिए बहुत भी आई है, एनसीएफ 2005। तो रूपरेखा जो है इसको वो 3 भाग में बांटा है। पहला है बौद्धिक क्रियाएं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। सेकेंड वन इज सौंदर्यात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स एक्टिविटीज। एंड थर्ड वन इज नैतिक क्रियाएं, मोरल एक्टिविटीज, है ना, मोरल एक्टिविटी। तो देख रहे होंगे इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है आपका, है ना। प्लेटो के अनुसार इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या में क्या क्या रखा गया है, भाषा, साहित्य, है ना, भाषा को रखा गया है, साहित्य, यहाँ पे लिख देता हूं भाषा, है ना। एक कॉलम ऐसे बना दिया जाए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से ऐसे भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान विषयों को समावेश किया गया है। बौद्धिक क्रिया में, किसमें, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल्स में। सौंदर्यात्मक में क्या है, कला, कविता और संगीत को समावेश किया गया है ना, कला, कविता और संगीत को। और नैतिक क्रिया में, मोरल एक्टिविटीज में धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। किसके अनुसार, प्लेटो ने, है ना, प्लेटो ने जो पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा जो तैयार की है, जो प्रस्तावित किया है, वो 3 भाग में, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक। बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक। बौद्धिक में जो सब्जेक्ट आपका है, यहाँ आर्ट्स पकड़ लीजिए, साइंस, है ना, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान आएगा। इसमें आपका सौंदर्यात्मक लग ही रहा है कि कला, कविता और किससे होगा आपका, कला, कविता और संगीत में आ जाएगा। इसमें नैतिक में आपका धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्लेटो के अनुसार है। ओके, तो डियर ट्रेनिज, हम लोगों ने सबसे पहले प्लेटो के बारे में जाना, वो 3 भाग में वो बांटे थे, है ना, बौद्धिक, नैतिक, है ना, जो था। अब हम लोग हर्बर्ट, क्योंकि सर जानेंगे, हर्बर्ट, याद रखिएगा, हर्बर्ट साहब क्या बोलते हैं, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही क्या है, शिक्षा है। हम लोग को एग्जाम में आएगा तो हम लोग कम से कम एक का चर्चा जरूर करेंगे, है ना। मैं आपको 3 बताऊंगा कि 3 का क्या क्या, एक सबसे पहले प्लेटो, एक हर्बर्ट और तीसरा रॉस के बारे में, क्या उनका, है ना, पाठ्यक्रम था जो कि आदर्शवाद से संबंधित था। तो गुड मोरल कैरेक्टर, किस पर ज्यादा ध्यान दिए हैं, यहाँ पर लिख देता हूं, गुड मोरल कैरेक्टर, है ना, गुड मोरल कैरेक्टर, किस पे ध्यान दिए हैं वो, गुड मोरल कैरेक्टर पर ध्यान दिए, है ना। और आपका प्लेटो में क्या था, बौद्धिक था, सौंदर्यात्मक था, है ना, यही सब था आपका, है ना। अब इसमें हम लोग हर्बर्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या किए हर्बर्ट साहब, है ना, 2 भाग में बांट दिए।
जो मानव की जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो मानव की जो क्रियाएं होनी चाहिए, यहाँ लिख देता हूं मानव की क्रियाएं, मानव की क्रियाएं, इनके अनुसार है ना वे क्या किए, मानव की क्रियाओं को दो भाग में बांटे, पहला प्राथमिक और दूसरा गौण, है ना। पहला क्या बांटे, प्राथमिक, तो प्राथमिक प्राइमरी हो गया और गौण सेकेंडरी हो गया। इंग्लिश टू हिंदी नहीं करना है, यहाँ पे बोला गया उनके अनुसार। प्राथमिक मतलब इसको प्रायोरिटी दी है और सेकेंडरी मतलब इसको बाद में प्रायोरिटी दी है। तो प्राथमिक में क्या दिए इन्होंने, भाषा, साहित्य, कला, इतिहास, संगीत, और गौण में क्या हो गया, गणित, विज्ञान, भूगोल। तो हार्वर्ड साहब के अनुसार है। इसके पहले प्लेटो थे। अब हम लोग रॉस के बारे में चर्चा करेंगे। इनका साउंड जल्दी से ले लें, जल्दी से प्लीज। ओके, तो डियर ट्रेनिज आप देख रहे होंगे, अब जो अगला जो पाठ्यक्रम है ना, सबसे पहले हम लोगों ने प्लेटो के बारे में जाना, है ना, कि प्लेटो ने किस तरीके से किया। उसके बाद हम लोगों ने, है ना, अब हम लोग जान रहे हैं किनके बारे में, रॉस, है ना। ये है रॉस के बारे में, यहाँ मैं लिख देता हूँ रॉस, है ना। इनका भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। 3 में 1 करना है हम लोग को एग्जाम में, उतना तो टाइम होता नहीं लिखने का। तो रॉस का पूरा नाम क्या है पता है, जेम्स एस रॉस, जेम्स एस रॉस। और सत्यम शिवम सुंदरम याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स देखिए सब में सत्यम शिवम सुंदरम में इनका भी योगदान है, ये भी उसको प्रायोरिटी दी है ना। जेम्स एस रॉस, क्या है, जेम्स एस रॉस। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो इन्होंने क्या किया कि 2 टाइप में डिवाइड किया। क्या किया, 2 टाइप में डिवाइड किया। होंगे कि हम लोग रॉस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रॉस ने सत्यम शिवम सुंदरम में भी उनका योगदान था और प्लेटो का योगदान था। अब रॉस साहब क्या किए हैं कि अपना जो आदर्शवाद का जो पाठ्यक्रम का जिनका है ना, वो 2 टाइप में बांटे हैं। फर्स्ट बनी शारीरिक क्रियाएं और सेकेंड बनी आध्यात्मिक क्रियाएं। जेम्स रॉस ने मानव की क्रियाओं को 2 भाग में विभाजन किया है। पहला शारीरिक जो फिजिकल एक्टिविटीज होता है, और दूसरा होता है आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होता है। तो रॉस के अनुसार आदर्शवादी पाठ्यचर्या में उन विषयों को रखा जाना चाहिए जो मानव को निम्न 2 क्रियाओं में दक्षता प्रदान करे। तो पहला क्या है, शारीरिक जो फिजिकल एक्टिविटीज होता है। देखिए इसमें शारीरिक से लगी रहा है फिजिकल फिट, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलता, व्यायाम, खेलकूद के विषयों को डाला गया है। आध्यात्मिक एक्टिविटीज क्या किया गया है, बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, धार्मिक। प्लेटो का भी याद कीजिए, प्लेटो ने भी बांटा था बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक। तो प्लेटो का और रॉस का देखिए मिक्स हो रहा है ना, मिला हुआ है मतलब। तो बौद्धिक में क्या है, वही है साहित्य, भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित। और नैतिक में, है ना, नैतिक में नीति शास्त्र से रहेगा संबंधित। और सौंदर्यात्मक में जो प्लेटो ने किया था कला, संगीत और नृत्य। धार्मिक लग ही रहा है धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्र, है ना। तो हम लोगों ने 3 के बारे में जाना, है ना। देख रहे हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप तीनों में 1 का लिखना है आप लोग को, है ना। पाठ्यक्रम से हर टॉपिक को लिखना रहता है एग्जाम में। तो ये टॉपिक खत्म हुआ है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ओके, आज का एपिसोड खत्म हुआ। जो भी आप समझे एपिसोड या वीडियो, 4th वीडियो ये था, है ना, कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। आज हम लोगों ने पाठ्यक्रम और शिक्षा पे काफी चर्चा किया। पाठ्यक्रम में आप, है ना, रॉस, हार्वर्ड और आपका प्लेटो, तीनों का नाम याद रखें, है ना। एग्जाम में, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो हार्वर्ड के अनुसार क्या पाठ्यक्रम में उन्होंने दिया, क्या योगदान था, रॉस के अनुसार जेम्स रॉस, है ना, और प्लेटो के अकॉर्डिंग टू क्या इन्होंने बोला। तो आप देख रहे हो प्लेटो और रॉस का ये जो मिल रहा है बौद्धिक वाला काफी मैच हो रहा है। तो आप इस वीडियो को देखें और कहीं पे वीडियो बनाने में, कहीं मेरे शब्दों को आपके समक्ष रखने में कहीं समस्या हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और अपना प्यार इसी तरीके से मुझे बरसाते रहें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, 5वां वीडियो होगा आदर्शवाद का, वो लास्ट वीडियो होगा हम लोग का। तो ठीक है, जब तक के लिए घर में सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, छोटों से प्यार करें और हैप्पी सरस्वती पूजा। टेक केयर, बाय।